जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट में जो क्लास होने वाली है डीआरडीओ सेक्टर 10 के अंतर्गत जो भी छात्र फॉर्म को अप्लाई किए हैं, उनके लिए बेस्ट क्लास होने वाली है। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। ध्यान से हर एक क्वेश्चन को देखिएगा। जिसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पर मैंने कवर किया है 46 नंबर से। इससे पहले के मैंने सारे क्वेश्चन करा दिया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि एक डीसी मशीन में डमी कुंडली प्रयोग की जाती है। देखिए, डीसी मशीन में डमी कॉइल जो होता है वो आर्मेचर में यांत्रिक संतुलन बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और यहाँ पर आपका दिया गया ऑप्शन नंबर ए, आर्मेचर में यांत्रिक संतुलन बनाने के लिए। यह आप ध्यान रखिएगा। इसका सबसे बड़ा यहाँ पर आप पॉइंट ध्यान रखिएगा, इसका जो प्रयोग होता है यदि बड़ी मशीनों के लिए किया जाए तो बड़ी मशीनों में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो हमारा जो सही हो जाता है, क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि दिक् परिवर्तक खंड के बीच उपयोग किए जाने वाला विद्युत रोधी पदार्थ कौन सा है? ए ऑप्शन कागज, बी ऑप्शन ग्रेफाइट, सी ऑप्शन माइका और डी ऑप्शन दिया गया विद्युत रोधी वर्निश। तो देखिए यहाँ पर जो आपका दिया गया ऑप्शन नंबर सी, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि दिक् परिवर्तक आर्मेचर की शाफ्ट पर जो लगा रहता है, वो दिक् परिवर्तक का मुख्य कार्य जो होता है वो आर्मेचर के लिए एसी को डीसी में परिवर्तित करना होता है। लेकिन इसके बीच में जो उपयोग करने वाला विद्युत रोधी पदार्थ होता है, उसका नाम माइका होता है। इसको ध्यान रखिएगा। ये क्या होता है साथियों? माइका होता है। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर, यहाँ पर जो दिया गया है ए, सी, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यदि इसके यहाँ पर मोटाई की बात किया जाए तो इसका जो मोटाई होता है 0.5 होता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 2 किलोवाट के 200 वोल्ट वाला डीसी जनरेटर करंट के कितने लोड की आपूर्ति करेगा? 2 एम्पीयर या 4 एम्पीयर या 10 एम्पीयर या 20 एम्पीयर? ये भी क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में पूछा गया था। देखिए, इसमें कितना यहाँ पर दिया गया, सबसे पहले आप इसको काउंट कर लेंगे तो आसानी से आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए, पावर इसमें आपका नहीं दिया गया है, ठीक है? यहाँ पर दिया गया, देख सकते हैं 2 किलोवाट दिया गया है, 2 किलोवाट, ठीक है? ध्यान रखिएगा। और वोल्टेज यहाँ पर कितना दिया गया है? 200 वोल्ट दिया गया है। तो V का मान हमको मालूम चल गया और यहाँ पर P का मान, पावर का मान हमको मालूम चल गया। अब यहाँ पर पूछ क्या रहा है कि कितने लोड की आपूर्ति होगी? लोड का यहाँ पर मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। तो लोड को किससे इंडिकेट किया जाता है? IL से। IL से। लोड धारा को किससे इंडिकेट किया जाता है? IL से। अब यहाँ पर हमारा सूत्र एक क्रिएट होता है। मैं यहाँ पर सूत्र लिख देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। आई एल बराबर पी अपान भी होता है। क्या होता है? आई एल बराबर पी अपान भी। अब देखिए, पी का मान यहाँ पर कितना दिया गया है? तो पी का मान यहाँ पर साथियों 2 किलोवाट दिया गया है। ठीक है, तो किलोवाट, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2 गुणे 1000 कर देंगे। कितना साथियों? 2 गुणे 1000। और बट्टे में भी का मान कितना दिया गया? तो भी का मान यहाँ पर 200 दिया गया है। कितना दिया गया? 200 दिया गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा? ये आपका आ जाएगा साथियों 10 एम्पीयर। कितना आएगा? 10 एम्पीयर आ जाएगा। सॉल्व करके देख लीजिएगा। मैंने पहले से ही सॉल्व कर लिया, क्योंकि मोबाइल स्क्रीन पे सॉल्व करने में दिक्कत होती है। अब यहाँ पर देखिए, जो आपका सही आंसर दिया गया है 10 एम्पीयर, ऑप्शन नंबर सी दिया गया है। सी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक डीसी शंट जनरेटर की फील्ड कॉइल में जोड़े गए बाहरी प्रतिरोध की भूमिका क्या होता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, डीसी जनरेटर की फील्ड में जो बाहरी आपका आवरण होता है या जो बाहरी प्रतिरोध की भूमिका निभा रहा है, वो क्या होता है? वो फील्ड रेजिस्टेंस जनरेटर की जो टर्मिनल वोल्टेज होता है उसके रूप में प्रदर्शित करता है, जिससे जनरेटर के वोल्टेज को घटाते हैं। अब यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन दिया गया, डी ऑप्शन दिया गया कि जनरेटर के वोल्टेज को घटाना। डी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि स्टेटर की संरचना खाली स्थान होती है, यानी किस प्रकार की होती है? आयताकार होती है या वलयाकार होती है या वर्गाकार होती है या त्रिभुजाकार होती है? देखिए, स्टेटर की जो संरचना होती है वो वर्गाकार होती है। किस आकार की होती है? रिंग शेप में होती है। और इसमें आपका दिया गया ऑप्शन नंबर बी, वलयाकार। ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर बी दिया गया, ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है? अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है स्पार्क विहीन दिक् परिवर्तन अर्थात कम्युनिकेशन हासिल करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है?
कंपनसेटिंग वाइंडिंग या इंटरपोल या कंपनसेटिंग वाइंडिंग व कॉपर ब्रशेस या कॉपर ब्रशेस। तो देखिए, इंटरपोल को मुख्य ध्रुव के बीच में लगाया जाता है, ये तो आप सभी को मालूम है, और इसे मोटे ताम्र विद्युत रोधी तारों द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा? मोटे ताम्र विद्युत रोधी द्वारा बनाया जाता है। और इसको किस क्रम में यहाँ पर जोड़ा जाता है? तो आर्मेचर के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। बाकी यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पर स्पार्क विहीन दिक् परिवर्तन हासिल करने के लिए क्या उपयोग किया जाता है? तो इसमें उपयोग किया जाता है इंटरपोल। क्या किया जाता है साथियों? इंटरपोल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाता है, क्योंकि इंटरपोल को मुख्य ध्रुव के बीच में लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है, ये करेक्ट आंसर हो जाता है। अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसी आर्मेचर वाइंडिंग का संवाहक निम्नलिखित में से किस पर दिक् परिवर्तन से जोड़ा जाता है? सीधे खंडों या बी ऑप्शन ब्रश या सी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं या डी ऑप्शन राइजर। देखिए, आर्मेचर वाइंडिंग के संवाहक जो राइजर होता है उस पर दिक् परिवर्तन से जोड़ा जाता है। अब यहाँ पर देखिए, इसमें यहाँ पर पूछ रहा है कम्यूटेशन, यहाँ पर दिक् परिवर्तन कर रहा है। तो देखिए, दिक् परिवर्तन के बारे में आप जान लीजिए। डीसी जनित में जब एक ब्रश को दो कम्यूटेटर सिगामेंट में स्पार्क करता है, तो उन सिगामेंट में जुड़ी जो कॉइल होती है वो शॉर्ट सर्किट हो जाती है। तो शॉर्ट सर्किट होने के बाद इसमें जो कॉइल होते हैं उसमें धारा की दिशा परिवर्तित हो जाती है। मतलब हम कह सकते हैं कि इस शॉर्ट सर्किट से पूर्व इसके जो दौरान जो धारा इसमें प्रवाहित हुई है उसकी दिशा में होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है? कम्यूटेशन कहलाता है, अर्थात दिक् परिवर्तन कहलाता है। और इसमें हमारा जो सही दिया गया क्वेश्चन के अनुसार आप चलेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, क्योंकि आर्मेचर वाइंडिंग का संवाहक राइजर पर दिक् परिवर्तन से जोड़ा जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है, थोड़ा-सा लंबा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिएगा। जिसमें पूछा जा रहा है कि पहले यहाँ पर खाली स्थान दे दिया गया और आगे कहा जा रहा है मेष श्रेणी और शंट क्षेत्र फ्लक्स का उत्पादन करते हैं जो समान दिशा में कार्य करते हैं। ये क्वेश्चन यहाँ पर समझने लायक है, पहले ऑप्शन देख लीजिए तभी आपको समझ में आ जाएगा। ए ऑप्शन दिया गया प्रेरण मोटर, बी ऑप्शन डीसी जनित्र, सी ऑप्शन दिया गया संचायी कंपाउंड जनित और डी ऑप्शन दिया गया डीसी मोटर। ध्यान रखिएगा साथियों, जो कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर होता है उसमें श्रेणी क्षेत्र का फ्लक्स जो होता है और जो शंट क्षेत्र का फ्लक्स होता है वो दोनों क्या होता है? वो समान दिशा में होते हैं। मतलब कि ये जो होता है एक ही दिशा में आपका होता है और इसके कारण क्या होता है? इसके कारण आपस में ये जुड़ जाते हैं और कुल जो फ्लक्स होता है उसका मान क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो इसी को यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है। तो यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, संचयी कंपाउंड जनित कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, ये थोड़ा-सा क्वेश्चन टाइप का है, ध्यान से देखिएगा। जिसमें यहाँ पर साथियों पूछा जा रहा है कि मैं थोड़ा-सा ज़ूम कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। इसमें कहा जा रहा है एक शंट जनित 440 वोल्ट पर 40 एम्पीयर लोड विद्युत धारा की आपूर्ति करता है। शंट प्रतिरोध 220 ओम तथा आर्मेचर प्रतिरोध 0.8 ओम है। आर्मेचर विद्युत धारा की गणना करें। अब इसको आप कैसे सॉल्व कर पाएँगे? सबसे पहले यहाँ पर ध्यान रखिएगा क्या-क्या दिया गया है, आप इसको पकड़ लेते हैं तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएँगे। तो शंट जनित में 440 वोल्ट दिया गया है, किसका मान यहाँ पर दे दिया गया है? तो V का मान कितना दिया गया है? 440 वोल्ट। आगे यहाँ पर 40 एम्पीयर कह रहा है, तो ये किसका मान दे दिया गया है दोस्तों? ये आपका 40 एम्पीयर लोड विद्युत को हम किससे इंडिकेट करते हैं? IL से इंडिकेट करते हैं और ये कितना दे दिया गया है? 40 एम्पीयर दे दिए गए। सभी यहाँ पर क्रम से लिख रहे हैं, आप ध्यान से देखिएगा। और आगे कह रहा है कि धारा की आपूर्ति करता है, तो शंट प्रतिरोध 220 ओम दिया गया। शंट प्रतिरोध को किससे इंडिकेट किया जाता है? आरएसएस से। एसएच का मतलब शंट और यहाँ पर प्रतिरोध का मतलब आर से। तो यहाँ पर आपका जो दिया गया आरएसएच का मान 220 वोल्ट दिया गया। तो 220 वोल्ट लिख लीजिए और आगे यहाँ पर कह रहा है कि आर्मेचर प्रतिरोध 0.8 ओम दिया गया। आर्मेचर प्रतिरोध को हम आरए से इंडिकेट करते हैं। किससे? आरए से इंडिकेट करते हैं। कितना दिया गया? 0.8 ओम दिया गया। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि आर्मेचर विद्युत धारा की गणना कीजिए। आर्मेचर विद्युत धारा की गणना कीजिए। मतलब यहाँ पर किसकी यहाँ पर मान हमसे पूछ रहा है। तो ये हमसे जो पूछा है साथियों आर्मेचर धारा मतलब कि आईए का यहाँ पर मान हमसे पूछ रहा है। तो हम इसके लिए एक सूत्र का इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, यहाँ पर हमको आईएसएच का मान निकाल लेना है। किसका साथियों? आईएसएच का। तो आईएसएच का जब आप मान निकालेंगे तो आईएसएच का सूत्र क्या होता है? आईएसएच बराबर आपका होता है V/R
आरएसएच है, ये ध्यान रखिएगा। तो V का मान इसमें कितना दिया गया? V का मान 440 दिया गया है। कितना? 440 वोल्ट यहाँ पर दिया गया है। अपान आरएसएच का मान यहाँ पर 220 वोल्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पर शंट प्रतिरोध कितना दिए गए? 220 वोल्ट दिया गया है। तो यहाँ पर आप 220 वोल्ट लिखेंगे। तो ये कितने बार में जाएगा? 2 बार में जाएगा। तो ये आपका 2 एम्पीयर आ जाएगा। अब इसमें देखिए 2 एम्पीयर आपका कौन-सा ऑप्शन में दिया गया है? सॉरी, ये आपका आप ऑप्शन में नहीं दिया गया। ये अभी-अभी हमने किसका मान निकाला? आईएसएच का मान निकाला। इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए डीसी शंट जनरेटर के लिए यहाँ पर पूछ रहा है कि आर्मेचर विद्युत धारा की गणना कीजिए। तो विद्युत धारा का हमारा सूत्र क्या होता है आर्मेचर के लिए? तो आईए बराबर हमारा हो जाता है आईएल प्लस आईएसएच। तो अब आपको क्या करना है, आईएल का अभी हमने मान निकाला था। आईएल का मान इसमें दिया गया था 40 एम्पीयर, यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं। तो यहाँ पर 40 हम लिखेंगे प्लस आईएसएच, आईएसएच का अभी हमने मान निकाला 2 एम्पीयर आया था। तो यहाँ पर हम प्लस 2 कर देंगे। तो 40 प्लस 2 कितना हो जाता है? 42 हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए 42 एम्पीयर जो हमारा ऑप्शन में दिया गया है, वो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। तो बी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर हो जाता है। सभी लोग मिला लीजिएगा और किसी भी क्वेश्चन में आपको किसी प्रकार की दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस कम्यूटेशन विधि में इंटरपोल्स का प्रयोग किया जाता है जिसके कारण ब्रशों को घूर्णन की दिशा में अग्रवर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए जो कम्यूटेशन विधि होती है इसके क्या होता है, इसके इंटरपोल विधि में इंटरपोल्स का प्रयोग किया जाता है और इसके कारण ब्रशों को क्या किया जाता है, घूर्णन की दिशा में अग्रवर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती है। तो इंटरपोल को हम कम पोल के नाम से भी जानते हैं और ये जो होता है छोटा पोल होता है जिसे इंटरपोल क्षेत्र में लगाते हैं और ये जो होता है आर्मेचर रिएक्शन की क्रॉस मैग्नेटाइजिंग प्रभाव को कम करता है। और इसमें हमसे केवल ये पूछ रहा है कि कम्यूटेशन विधि में इंटरपोल्स का प्रयोग किया जाता है जिसके कारण ब्रशों को घूर्णन दिशा में अग्रवर्ती होने की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये जो नहीं होती है इंटरपोल में, ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है ये बिल्कुल हमारा क्वेश्चन के अनुसार करेक्ट आंसर दिया गया है। सभी लोग मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने साथियों, यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव चुंबकीय उदासीन अर्थात न्यूट्रल अक्ष को खाली स्थान की ओर स्थानांतरित करता है या स्थानांतरित करना होता है, किस तरफ? ये आपसे पूछा रहा है। ए ऑप्शन दिया गया जनित्र के लिए घूर्णन की दिशा और बी ऑप्शन दिया गया समान दिशा, सी ऑप्शन है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, डी ऑप्शन दिया गया विपरीत दिशा। तो इसमें आपका जो सही हो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, जनित्र के लिए घूर्णन की दिशा। क्योंकि साथियों आर्मेचर प्रतिक्रिया का जो प्रभाव होता है वो चुंबकीय उदासीन अक्ष को जनित्र के लिए घूर्णन की दिशा की ओर क्या करता है, स्थानांतरित होता है। तो ऐसा नहीं होने पर कम्यूटेटर जो होता है उस पे स्पार्किंग उत्पन्न होती है। तो मोटर के लिए चुंबकीय उदासीन अक्ष की जो गति होती है वो विपरीत दिशा में स्थानांतरित होती है। तो यही हमसे यहाँ पर पूछ रहा है कि वो विपरीत दिशा में क्या होती है, स्थानांतरित होती है। तो ये जो होता है जनित्र के लिए न्यूट्रल की दिशा। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब मोटर का आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करता है, जब मोटर का आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करता है तो यह बल की चुंबकीय रेखाओं को काटता है और फिर क्या करता है? ए ऑप्शन धारा प्रेरित होती है, बी ऑप्शन मोटर रुक जाती है, सी ऑप्शन विद्युत वाहक बल अर्थात ईएमएफ प्रेरित होता है और डी ऑप्शन देगी विद्युत वाहक बल का प्रतिरोध करता है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन समझने लायक है। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विद्युत वाहक बल ईएमएफ प्रेरित होता है। क्यों? देखिए जब मोटर का आर्मेचर चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन करता है, तो यह बल की चुंबकीय रेखाओं को काटता है और फिर क्या करता है? फिर विद्युत वाहक बल जो होता है, जिसको ईएमएफ बोला जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोला जाता है, वो प्रेरित होता है। और ये जो होता है, ये किसके नियम से होता है? फैराडे के नियम के अनुसार होता है। और इसमें फैराडे के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं, जो कि आप सभी को मालूम होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा दिया गया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए, जितने भी ये आपके नियम है, फैराडे के नियम है और ये आपका हेंडल रूल जो नियम है, इस सभी को आप ध्यान रख लीजिए क्योंकि ये कभी-कभी आपका एग्ज़ाम में पूछ दिया जाता है, इससे संबंधित सवाल। अब जैसे यहाँ पर फैराडे के अनुसार आपका विद्युत वाहक बल जो प्रेरित होता है, इसमें 2 नियम होते हैं। पहला नियम में क्या होता है? पहला नियम में ये कहा जाता है कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई चालक गति करता है तो उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और दूसरा नियम ये है कि किसी बंद परिपथ में उत्पन्न विद्युत वाहक बल उस परिपथ से प्रवाहित चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन के दर के बराबर होता है, जिसको सूत्र के अनुसार हम क्या बोलते हैं? E बराबर N
सॉरी यहाँ पर ई बराबर क्या हो जाता है? ई बराबर एन डी फाई अपान डी टी हो जाता है। तो इस सूत्र के अनुसार आपका द्वितीय नियम जाना जाता है। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन के अनुसार चलें तो ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया है, ये बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। मिला लीजिएगा सभी लोग। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित जनरेटरों में से किस कुंडलन अर्थात कॉइल को दो भागों में बांटा गया है? ए ऑप्शन शंट जनरेटर, बी ऑप्शन सीरीज जनरेटर और सी ऑप्शन दिया गया शंट वाउंड जनरेटर और डी ऑप्शन दिया गया कंपाउंड वाउंड जनरेटर। देखिए, कंपाउंड वाउंड जनरेटर में कुंडल जो होती है, जो कॉइल जो होती है, उसको दो भागों में बांटा जाता है। एक भाग जो होता है आर्मेचर के सीरीज में होता है और दूसरा जो भाग होता है वो आर्मेचर के समांतर में कनेक्ट होता है, मतलब कि जुड़ा होता है। और आर्मेचर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, वो फील्ड वाइंडिंग का भाग जो होता है वो सीरीज फील्ड और उसके समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर जो हमारा सही हो जाता है, ये क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाता है, कंपाउंड वाउंड जनरेटर। ठीक है, ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि एक पोल से दूसरे पोल के प्रभाव से गुजरने पर आर्मेचर के करंट में परिवर्तन को खाली स्थान कहा जाता है। ये आपका क्वेश्चन डीएमआरसी मेंटेनर में क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, इसमें क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कम्यूटेशन। क्योंकि साथियों, एक पोल से दूसरे पोल के प्रभाव से गुजरने पर आर्मेचर के करंट में परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं? कम्यूटेशन बोलते हैं। और इसमें हमसे यही पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी हम क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। सभी लोग ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 60 में कि जनरेटर के आर्मेचर कोर में लेमिनेशन की मोटाई खालिस्तान होती है। जनरेटर के आर्मेचर कोर में लेमिनेशन की जो मोटाई होती है वो कितने यहाँ पर मिलीमीटर तक होती है, ये आपको बताना पड़ेगा। देखिए, जनरेटर के आर्मेचर कोर में जो लेमिनेशन की मोटाई होती है वो 0.35 कितना होती है, 0.35 से से ये आपका 0.5 mm तक होती है। इससे यहाँ पर जो होती है इससे ज़्यादा नहीं होती है। और इसमें ध्यान रखिएगा, जो जनरेटर में आर्मेचर कोर होता है उसका कार्य होता है मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए कम रिलेक्टेंस का मार्ग देना होता है। और ये जो आपकी होती है स्टील की पतली शीट की बनाई जाती है। बाकी यहाँ पर लेमिनेशन की मोटाई की बात करें तो 0.35 से आपका 0.5 तक होती है, जो कि ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी।